Philomel Cottage. Goodbye, my love. Goodbye, dear. एलेक्स मार्टिन छोटे बगीचे के गेट पर छुप गई और देखा कि उसके पति का आकार छोटा होता जा रहा है क्योंकि वे गांव की दिशा में सड़क पर चल रहा था। जल्द ही वे मुड़ा और गायब हो गया, लेकिन एलेक्स अभी भी उसी स्थिति में रही। उसकी आंखों में एक दूर की नज़र थी, एक स्वप्निल नज़र। एलेक्स मार्टिन सुंदर नहीं थी, वे विशेष रूप से सुंदर थी भी नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक खुशी और कोमलता थी जिसे अतीत के उसके दोस्तों ने कभी नहीं पहचाना होता। एलेक्स का जीवन आसान नहीं था। 15 साल तक, 18 साल की उम्र से लेकर 33 साल की उम्र तक उसे खुद की देखभाल करनी पड़ी और उस समय के 7 साल तक उसकी बीमार माँ भी उसके साथ थी। उसने एक टाइपिस्ट के रूप में काम किया था और वह बहुत साफ सुथरी और प्रोफेशनल थी, लेकिन अस्तित्व के संघर्ष ने उसके युवा चेहरे की कोमलता को छीन लिया था। ये सच था कि उसका एक अन्य क्लर्क डिक विंटीफोर्ड के साथ प्रेम प्रसंग था। हालांकि वे अच्छे दोस्त लगते थे, लेकिन एलेक्स जानती थी कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन एक छोटे भाई को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने के लिए डिक को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी और वो अभी शादी के बारे में नहीं सोच सकता था। और तब अचानक ही उस लड़की की किस्मत बदली। एक दूर के मरते हुए कज़न ने उसके नाम पर बहुत सारा पैसा छोड़ दिया। इसने एलेक्स को स्वतंत्रता, एक आसान जीवन और अपने निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की। अब उसे और डिक को शादी करने के लिए और इंतज़ार नहीं करना था। लेकिन डिक ने अजीब व्यवहार किया। उसने कभी भी सीधे एलेक्स से उसके लिए अपने प्यार के बारे में बात नहीं की और अब उसे ऐसा करने की इच्छा पहले से कम लग रही थी। उसने उससे परहेज किया और चुप और दुखी हो गया। एलेक्स को सच्चाई का एहसास होने की जल्दी थी। वह एक धनी महिला बन गई थी और डिक का अभिमान उसे अपनी पत्नी बनने के लिए कहने की अनुमति नहीं दे रहा था। एलेक्स को ये बात पसंद नहीं आई और वे खुद शादी का प्रस्ताव रखना चाहती थी। लेकिन तभी वे गैरल्ड मार्टिन से मिली। गैरल्ड मार्टिन उसे एक दोस्त के घर पर मिला। वे उसके साथ हिंसक रूप से प्यार करने लगा और 1 हफ्ते के भीतर ही उसने उससे शादी करने के लिए कहा। हमेशा अपने आप को शांत और समझदार समझने वाली एलेक्स उसके प्यार में बह गई और संयोग से उसने डिक विंटीफोर्ड की भावना को उत्तेजित करने का एक तरीका खोज लिया था। डिक विंटीफोर्ड गुस्से में लगभग अवाक होकर उसके पास आया। वो आदमी तुम्हारे लिए पूरी तरह अजनबी है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे पता है, मैं उससे प्यार करती हूं। तुम 1 सप्ताह में कैसे जान गई? एलेक्स गुस्से में रोई। हर किसी को यह पता लगाने में 11 साल नहीं लगते कि वे एक लड़की से प्यार करता है। उसका चेहरा सफेद हो गया। जब से मैं तुमसे मिली हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मुझे लगा तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही महसूस करते हो। एलेक्स सच्ची थी। मैंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन ऐसा तब तक जब तक मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला था। और तब डिक फट गया। पहले प्रार्थना की और फिर धमकी, उस आदमी के खिलाफ धमकी जिसने उसकी जगह ली थी। एलेक्स ये देखकर चौंक गई कि उस आदमी की भावनाएं कितनी प्रबल थी, जिसे उसने सोचा था कि वह बहुत अच्छी तरह से जानती है। और इस धूप वाली सुबह जैसे ही वे छोटे से घर के गेट पर झुकी, उसके विचार उस बातचीत में वापस चले गए। उसकी शादी को 1 महीना हुआ था और वह बहुत खुश थी। लेकिन बार बार चिंता के ऐसे क्षण आए जिसने उसकी संपूर्ण खुशी को अंधकारमय कर दिया और उस चिंता का कारण डिक विंटीफोर्ड था। 3 बार, शादी के बाद 3 बार उसे ऐसा सपना आया। जगह हाँ जरूर कुछ अलग थी। उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है और डिक विंटीफोर्ड उसके ऊपर खड़ा है और वह स्पष्ट रूप से जानती है कि
डिक विंडीफोर्ड ने ही उसे मारा है। लेकिन अगर वह भयानक था तो अभी भी कुछ और भयानक था। हालांकि सपने में ये पूरी तरह से स्वाभाविक लग रहा था। वे एलेक्स मार्टिन खुश थी और उसका पति मर चुका था। उसने हत्यारे की ओर कृतज्ञ हाथ बढ़ाया और कभी कभी उसने उसे धन्यवाद दिया। सपना हमेशा उसी तरह समाप्त होता था जब वह खुद को डिक विंडीफोर्ड की बाहों में पाती थी। उसने अपने पति से इस सपने के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन गुप्त रूप से उसने जितना उसे स्वीकार करना पसंद किया, उससे कहीं ज्यादा उसे परेशान किया। क्या एक चेतावनी थी? डिक विंडीफोर्ड के खिलाफ चेतावनी? तभी घर में टेलीफोन की तेज आवाज से एलेक्स की नींद खुल गई। वह अंदर गई और रिसीवर उठा लिया और उसके होश उड़ गए और उसने दीवार का सहारा लिया। क्या कहा? कौन बोल रहा है? ये डिक था। ओह, आप? कहाँ हैं आप? मैं ट्रेवल आर्म्स में हूं। हाँ, दिस इज द राइट नेम। तो आप अपने गांव की सराय के बारे में नहीं जानते? मैं अपनी छुट्टी पर हूं और यहाँ मछली पकड़ने का काम कर रहा हूं। अगर मैं आज शाम को खाना खाने के लिए आप दोनों से मिलने आ जाऊं तो क्या तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? नहीं, एलेक्स ने तेजी से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। एक विराम था और फिर डिक ने फिर से बात की। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। तभी एलेक्स ने उसे रोका। मेरा कहने का मतलब है बस हम आज रात व्यस्त हैं। उसने अपनी आवाज को यथासंभव स्वाभाविक बनाने की कोशिश की। तो तुम कल रात को खाना खाने पर आ जाओ। लेकिन डिक ने देखा कि उसकी आवाज में गर्मजोशी की कमी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, उसने पहले की तरह औपचारिक रूप से कहा। मैं किसी भी समय जा सकता हूं। मैं एक दोस्त से मिलने की उम्मीद कर रहा हूं। वह रुका और फिर अपनी पुरानी मित्रता के साथ जल्दी से जुड़ा। आपको बहुत शुभकामनाएं। एलेक्स ने राहत की भावना के साथ फोन नीचे रख दिया। उसे यहां नहीं आना चाहिए, उसने अपने आप को दोहराया। उसे यहां नहीं आना चाहिए। ओह, इस तरह की स्थिति में आने के लिए मैं क्या मूर्ख हूं? फिर भी मुझे खुशी है कि वह नहीं आ रहा। उसने अपनी टेबल से एक पुरानी देसी टोपी उठाई और फिर से बगीचे में चली गई। उस नाम को देखने के लिए रुक गई जो सामने के दरवाजे के ऊपर पत्थर में काटा गया था। फिलोमेल कॉटेज। बड़ा अजीब नाम है ना? उसने गैरल से शादी से पहले एक बार कहा था और वह हंसा था। ओह, तुम छोटे शहर की लड़की, उसने प्यार से कहा था। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने कभी नाइटिंगेल को नहीं सुना। मुझे बड़ी खुशी होगी। नाइटिंगेल को केवल प्रेमियों के लिए गाना चाहिए। हम उन्हें गर्मियों की शाम को अपने घर के बाहर एक साथ सुनेंगे। और जब एलेक्स उनके घर के दरवाजे पर खड़ी थी, उसे याद आया कि उन्होंने उसे कैसे सुना था और वह खुशी से मुस्कुराई। ये गैरल्ड था जिसने फिलोमेल कॉटेज को ढूंढा था। वे उसे लेकर बड़े उत्साह से एलेक्स के पास आया था। उसने उससे कहा था कि उसने उसके लिए एकदम सही घर ढूंढ लिया है, एक असली गहना। और जब एलेक्स ने उसे देखा तो उसे भी इससे प्यार हो गया। ये सच था। ये एकांत की स्थिति में था और निकटतम गांव से 2 मील की दूरी पर था। लेकिन घर अपने आप में बड़ा अद्भुत था। देखने में आकर्षक था और इसमें एक आरामदायक स्नानाघर, एक अच्छी गर्म पानी की व्यवस्था, बिजली की रोशनी और टेलीफोन था। लेकिन तब उन्हें बड़ी निराशा हुई जब गैरल को पता चला कि मालिक, हालांकि एक अमीर आदमी था, उन्हें इसे किराए पर नहीं देगा, वह इसे बेचेगा। गैरल मार्टिन के पास परिवार का बहुत सारा पैसा था, लेकिन वह इसे होने वाली आय का उपयोग करने में असमर्थ था। वह 1,000 पाउंड से अधिक हाथ नहीं लगा सकता था और मालिक को
3,000 पाउंड चाहिए थे। लेकिन घर पर अपना दिल लगाने वाली एलेक्स ने अचानक तब कदम रखा। उसने अपना आधा पैसा घर खरीदने के लिए दे दिया। तो फिलोमेल कॉटेज उनका अपना हो गया था और एलेक्स को 1 मिनट के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि उसने कोई गलत निर्णय लिया था। पर सच तो ये भी था कि नौकरों को गांव का जीवन पसंद नहीं था और इस वक्त उनके पास कोई नौकर नहीं था। लेकिन एलेक्स को ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता था। वह खाना बनाती थी और घर की देखभाल करती थी। बगीचे जो सबसे सुंदर फूलों से भरे हुए थे की देखभाल गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति जॉर्ज करता था। जैसे ही वे घूमी, एलेक्स को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बूढ़ा माली फूलों की क्यारियों में व्यस्त था। वो हैरान थी क्योंकि उसके काम के दिन सोमवार और शुक्रवार थे और आज तो बुधवार था। आप यहां क्या कर रहे हैं जॉर्ज? उसने पूछा। ओह, दरअसल शुक्रवार को यहाँ पास में एक कंट्री शो है, इसलिए मैंने अपने आप से कहा कि अगर मैं शुक्रवार की बजाय बुधवार को एक बार हो आऊं तो ना तो मिस्टर मार्टिन और ना ही आपको कोई ऐतराज होगा। ओके, एलेक्स ने कहा। मुझे आशा है कि आप शो में आनंद लेंगे। सोचता हूं, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि फूलों की सीमाओं के बारे में आपसे कुछ राय ले लूं, क्योंकि आप तो लंदन जाने वाले हैं। नहीं, ऐसा तुमसे किसने कहा? मैं कल ही मास्टर से मिला था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप दोनों कल लंदन जा रहे हैं और ये अनिश्चित है कि आप कब वापस आएंगे। बकवास, एलेक्स ने हंसते हुए कहा। आपने उसे गलत समझा होगा। ठीक उसी तरह इसने उसे वास्तव में सोचने पर मजबूर कर दिया कि जेरिल ने बूढ़े आदमी के लिए ऐसी अजीब गलती क्यों की। लंदन जा रहे हैं? वो फिर कभी लंदन नहीं जाना चाहती। मुझे लंदन से नफरत है, उसने अचानक और कड़वाहट से कहा। अह, मुझे किसी तरह गलती हुई होगी, लेकिन उन्होंने इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था और मुझे लग रहा था। मुझे खुशी है कि आप यहाँ रह रहे हैं। मुझे ये सब इधर उधर घूमने वाले लोग पसंद नहीं और मुझे तो लंदन बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वहाँ जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत अधिक मोटर कार, आजकल यही तो समस्या है। जैसे ही लोगों को मोटर कार मिल जाती है, वे कहीं भी ठहरते नहीं हैं। जॉर्ज कहता जा रहा था। मिस्टर एम्स, जिनके पास ये कॉटेज था, बड़े अच्छे शांतिपूर्ण सज्जन थे और बस फिर उन्होंने कार ले ली। उन्होंने इस कॉटेज पर बहुत पैसा खर्च किया, बिजली की रोशनी और इस तरह की चीज़ों को लगाने में। मैंने उनसे कहा था, तुम्हें अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन उसने मुझसे कहा, मैं इस घर के लिए 2,000 पाउंड लाऊंगा और उसने ये निश्चित रूप से किया। उसे 3,000 मिले, एलेक्स ने जवाब दिया। 2,000, जॉर्ज ने दोहराया। उस समय उस राशि के बारे में बात की गई थी और मैं वहीं था। पर वास्तव में वे 3,000 थे, एलेक्स बोली। आह, महिलाएं कभी आंकड़े नहीं समझती हैं, जॉर्ज ने दृढ़ता से कहा। अब ये मत कहिए कि उसने आपसे 3,000 मांगे थे। उसने मुझसे नहीं मांगे थे, उसने मेरे पति से पूछा था, एलेक्स ने कहा। जॉर्ज फिर से अपने फूलों के बिस्तर पर झुक गया। कीमत 2,000 थी, उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। एलेक्स ने अब उससे कोई बहस नहीं की। वे दूसरे बगीचे की तरफ चली गई और फूलों का एक गुच्छा लेने लगी। जैसे ही वे घर की ओर बढ़ी, एलेक्स ने देखा कि एक छोटी गहरे हरे रंग की वस्तु जमीन पर पड़ी थी। वे रुकी और उसे अपने पति की नोटबुक के रूप में पहचानते हुए उठा लिया। उसने उसे खोला और कुछ मनोरंजन के साथ और तेजी से उसे देखने लगी। गैरल्ड के साथ अपने विवाहित जीवन की शुरुआत से ही उसने महसूस किया था कि वे बहुत तेज और भावुक था। वे अप्रत्याशित रूप से साफ और सुव्यवस्थित भी था। उसने मांग की थी कि उसका भोजन समय पर परोसा जाए और हमेशा अपने दिन की योजना बड़ी सावधानी से बनाता था। जैसे ही उसने नोटबुक के माध्यम से देखा, एलेक्स
14 मई की प्रविष्टि को देख के रुक गई। एलेक्स, सेंट पीटर्स, 2:30 से शादी। वे हंसी और पन्ने पलटे। अचानक वे रुक गई। बुधवार 18 जून, ये तो आज है। वहां खाली जगह पर गैरल्ड ने अपने साफ सुथरे हाथ में लिखा था, रात 9 बजे। और कुछ नहीं। गैरल्ड ने रात 9 बजे क्या करने की योजना बनाई है? एलेक्स ने इसके बारे में सोचा। वो मुस्कुराई क्योंकि उसने महसूस किया कि अगर ये एक जासूसी कहानी होती तो नोटबुक में कुछ अप्रिय आश्चर्य होता। उनमें से एक निश्चित रूप से दूसरी महिला का नाम होता। उसने लापरवाही से पन्ने पलटे। व्यापारिक मामलों पर तिथियां, नियुक्तियां, नोट्स, लेकिन केवल एक महिला का नाम, एलेक्स। लेकिन जैसे ही उसने किताब को अपनी जेब में डाला और अपने फूल घर के अंदर ले गई, उसे कुछ चिंता हुई। उसे डिक फिंडीफोर्ड के शब्द लगभग याद आ गए, जैसे कि वे उन्हें दोहरा रहा हो। वो आदमी तुम्हारे लिए पूरा अजनबी है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये सच था। वे उसके बारे में क्या जानती थी? आखिर गैरल्ड 40 साल का था। 40 वर्षों में उसके जीवन में और भी स्त्रियां रही होंगी। एलेक्स ने अधीरता से खुद को हिलाया। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसके पास निपटने के लिए एक और ज़रूरी मामला था। क्या उसे अपने पति को यह बताना चाहिए कि डिक फिंडीफोर्ड ने उसे फ़ोन किया था और संभव था कि गैरल्ड उससे पहले ही गांव में मिल चुके हों? लेकिन इस बारे में फिर निश्चिंत रूप से वापस लौटने पर उसे इस बारे में बताएगा और फिर वे उसे फ़ोन कॉल के बारे में सुरक्षित रूप से बता सकती थी। पर अगर उसने ऐसा नहीं किया? एलेक्स को इस बारे में कुछ ना कहने की तीव्र इच्छा हुई। अगर उसने उसे बताया तो वे निश्चिंत रूप से सुझाव देगा कि उन्हें डिक फिंडीफोर्ड को फिलोमेल कॉटेज में आमंत्रित करना चाहिए। तब उसे ये समझाना होगा कि डिक ने पूछा था कि क्या वह आ सकता है और उसने उसे रोकने के लिए बहाना बना दिया था। और जब उसने पूछा कि उसने उसे ऐसा क्यों किया तो वे क्या कहेगी? क्या उसे अपने सपने के बारे में बताएगी? लेकिन वे हंसेगा। हालांकि उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन एलेक्स ने कुछ ना कहने का फैसला किया। ये एक पहला राज था जो वह अपने पति से छुपा के रखना चाहती थी और इसके लिए वह बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। जब उसने गैरल्ड को दोपहर के भोजन के समय गांव से लौटते हुए सुना तो एलेक्स ने रसोई में जल्दबाजी करके और खाना पकाने में व्यस्त होने का नाटक करने की कोशिश की। उसने तुरंत महसूस किया कि गैरल्ड ने डिक फिंडीफोर्ड को नहीं देखा था। उसे राहत मिली, लेकिन वह थोड़ी चिंतित रही क्योंकि उसे गैरल्ड को यह बताने से रोकना था कि क्या हुआ था। और ये तब तक नहीं था जब तक उन्होंने अपना साधारण शाम का भोजन समाप्त नहीं किया और बैठक में बैठ गए। खिड़कियां खुली थी ताकि मीठी रात की महक अंदर आ सके। एलेक्स को नोटबुक की याद आ गई। ये आपकी डायरी आज ये फूलों को पानी दे रही थी। ओह, क्या ये फूलों की क्यारियों में गिरी पड़ी थी? और आज रात 9 बजे क्या करने वाले हैं? अरे वो एक पल के लिए आश्चर्यचकित लग रहा था और फिर वह मुस्कुराया, जैसे कि उसके पास कुछ बहुत ही मनोरंजक विचार हो। हाँ, मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की एलेक्स के साथ मुलाकात करने वाला हूँ। उसके भूरे बाल हैं, नीली आंखें हैं और वह बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। मैं समझी नहीं, एलेक्स ने कहा। ये खुद को याद दिलाने के लिए है कि मैं आज रात कुछ तस्वीरें विकसित करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। गैरल्ड मार्टिन को फोटोग्राफी में बहुत दिलचस्पी थी और उसके पास एक बहुत ही उत्कृष्ट पुराना कैमरा था। उन्होंने घर के नीचे एक छोटे से कमरे में अपनी तस्वीरें विकसित की और ये फोटो ठीक 9 बजे तैयार हो जानी चाहिए, एलेक्स ने हंसते हुए कहा। गैरल्ड थोड़ा नाराज दिख रहा था। ओह डियर, उसने कहा,
किसी को हमेशा एक निश्चित समय के लिए योजना बनानी चाहिए, तब व्यक्ति अपना काम जल्दी और सही ढंग से करता है। एलेक्स 1-2 मिनट चुपचाप बैठी रही और अपने पति को देखती रही। वे धूम्रपान करते हुए अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसका काला सिर पीछे की ओर झुका हुआ था और उसके चेहरे की स्पष्ट कट रेखाएं अंधेरी पृष्ठभूमि के खिलाफ थी। और अचानक एलेक्स ने महसूस किया कि उसके ऊपर डर की लहर दौड़ गई है और वे खुद को रोकने से पहले ही चिल्ला उठी, ओह कैरल्ड, काश मैं तुम्हारे बारे में और जानती। पति ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लेकिन प्यारी एलेक्स, तुम मेरे बारे में सब जानती हो। मैंने तुम्हें बताया है कि जब मैं नॉर्थमलैंड में एक लड़का था, तब दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन के बारे में और कनाडा में पिछले 10 वर्षों के बारे में, जिसने मुझे सफल बनाया है। और बिजनेस? एलेक्स ने अपनी रुचि की कमी दिखाने के लिए हाथ हिलाते हुए कहा। गेरल्ड हंस पड़ा। मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है। प्रेम संबंध? तुम औरतें सब एक जैसी होती हो। एलेक्स ने महसूस किया कि उसका गला सूख गया है, जैसा कि उसने घबराकर कहा, ठीक है, लेकिन वहां तो रहा होगा प्रेम संबंध। बस मैं थोड़ा जानना चाहती थी। 1-2 मिनट के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। गैरल मार्टिन चिंतित और अनिर्णित लग रहा था। जब उन्होंने बात की तो उन्होंने अपने पूरे हल्के फुल्के अंदाज में किसी भी संकेत के बिना गंभीरता से बात की। एलेक्स, क्या आपको लगता है कि इतना जानना बुद्धिमानी है? हाँ, मेरे जीवन में महिलाएं रही हैं। अगर मैंने कहा कि नहीं है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करोगे? लेकिन मैं आपको शपथ दिला सकता हूं कि उनमें से एक भी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। उसकी आवाज इतनी ईमानदार थी कि एलेक्स को सुकून मिला। क्या अब तुम संतुष्ट हो एलेक्स? उसने मुस्कुराते हुए कहा। आज रात आपको इस बारे में सोचने पर क्या मजबूर होना पड़ा? एलेक्स उठी और कमरे में घूमने लगी। ओह, मुझे नहीं पता। मैं पूरे दिन बहुत ही चिंतित महसूस कर रही थी। ये तो बहुत अजीब है, गैरल ने धीमी आवाज में कहा, जैसे वे खुद से ही बात कर रहा था। अजीब क्यों है? ओह एलेक्स, मैं तो बस इतना कह रहा था कि यह अजीब है क्योंकि वैसे तो तुम बहुत खुश और हंसमुख हो। एलेक्स ने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। आप मुझे परेशान करने के लिए हर चीज से पूरी कोशिश करें। बूढ़े जॉर्ज को भी कुछ अजीब सा ख्याल आया था कि हम लोग लंदन जा रहे हैं। उसने कहा कि तुमने उससे ऐसे कहा था। तुमने उसे कहाँ देखा? गैरल ने तेजी से पूछा। वे शुक्रवार के बजाय आज काम पर आया था। बेवकूफ बूढ़ा मूर्ख, कैरल ने गुस्से से कहा। एलेक्स ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हिंसक गुस्से से उसके पति का चेहरा मुड़ गया था। उसने उसे इस तरह कभी नहीं देखा था। तब गैरल ने उसकी हैरान कर देने वाली अभिव्यक्ति देख ली और उसने खुद पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। ठीक है, बड़ा ही मूर्ख बुड्ढा है, उसने शिकायत की। आप उसे ऐसा सोचने के लिए क्या कह सकते हैं? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ओह हाँ, मुझे याद आया। मैं सुबह लंदन जाने के बारे में कुछ कमज़ोर मजाक बनाया था और मुझे लगता है कि उसने मुझ पर विश्वास कर लिया। शायद उसने मुझे ठीक से सुना नहीं। क्या तुमने उसे ठीक से बता दिया? वे बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करने लगा। बेशक, लेकिन वे उस तरह का बूढ़ा आदमी है जो सुधार को आसानी से स्वीकार नहीं करता। उसने उसे बताया कि जॉर्ज घर की कीमत के बारे में कितना निश्चिंत था। गैरल्ड 1 या 2 मिनट के लिए चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, एम्स तुरंत 2,000 पाउंड लेने और शेष 1,000 का भुगतान कई महीनों में कम मात्रा में करने के लिए तैयार था। इस तरह वे गलती शुरू हुई, मुझे उम्मीद है।
ओह, एलेक्स ने कहा। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा और हंसते हुए उसकी ओर इशारा किया। हमें फोटो विकसित कर लेनी चाहिए। 9:05 हो रहे हैं। गेरल्ड मार्टिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैंने अपना मन बदल लिया, उसने चुपचाप से कहा। मैं आज रात कोई फोटोग्राफी नहीं करूंगा। औरत का दिमाग भी अजीब होता है। उस बुधवार की रात जब एलेक्स बिस्तर पर गई तो उसका मन उतना ही शांत और प्रसन्न था जितना डिक विंडीफोर्ड के फोन कॉल से पहले था। लेकिन अगले दिन की शाम तक वे फिर से चिंतित महसूस कर रही थी। डिक ने फोन नहीं किया था, लेकिन उसे लगा कि काम पर उसका प्रभाव होगा। वे बार बार उसके ये शब्द सुनती। वो आदमी तुम्हारे लिए अजनबी है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। और उनके साथ उसके पति के चेहरे की याद आई और जिस तरह से उसने कहा था, एलेक्स, क्या तुम्हें लगता है कि इतना जानना सही रहेगा? उसने ऐसा क्यों कहा था? उन शब्दों में एक चेतावनी थी। ये ऐसा था जैसे उसने कहा हो, तुम मेरे पिछले जीवन के बारे में जानने की कोशिश मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको एक अप्रिय झटका भी लग सकता है। शुक्रवार की सुबह तक एलेक्स को यकीन हो गया कि गैरल्ड के जीवन में एक महिला थी और उसने इस तथ्य को छिपाने के लिए बहुत सावधानी बरती है। उसकी ईर्ष्या जो धीरे धीरे विकसित हुई थी अब हिंसक हो गई है। क्या वो कोई औरत थी जिससे वे रात 9 बजे मिलने जाने वाला था? जब उसने कहा था कि वे तस्वीरें विकसित करने की योजना बना रहा था, तो क्या वे झूठ बोल रहा था? 3 दिन पहले उसने शपथ ली होगी कि वे अपने पति को पूरी तरह जानती है और अब उसे लगने लगा कि वे वास्तव में उसके लिए अजनबी था। उसने बूढ़े जॉर्ज के प्रति उसका अनुचित क्रोध याद किया और उसके सामान्य अच्छे स्वभाव से वह कितना अलग था। शायद ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसने उसे दिखाया कि वास्तव में उस आदमी को वे नहीं जानती जो उसका पति था। शुक्रवार की दोपहर को एलेक्स को गांव से कई छोटी छोटी चीजें चाहिए थी। उसने सुझाव दिया कि जेरल्ड के बगीचे में रहने के दौरान उसे जाकर उन्हें खरीद लाना चाहिए, लेकिन उसके आश्चर्य के बजाय उसने इस योजना का कड़ा विरोध किया और कहा कि जब तक वे घर पर रहेगी वो खुद ही जाएगा। एलेक्स को उसे रास्ता देने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प ने उसे आश्चर्यचकित किया और चिंतित भी किया। वो उसे गांव जाने से रोकने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? अचानक उसने एक स्पष्टीकरण के बारे में सोचा, जिससे पूरी बात स्पष्ट हो गई। क्या यह संभव नहीं था? हालांकि उसने उससे कुछ कहा नहीं, जेरल्ड वास्तव में डिक विंडीफोर्ड से मिला हो? उसकी खुद की ईर्ष्या उसकी शादी के बाद से ही विकसित हुई थी। गेरल्ड के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। वे उसे डिक विंडीफोर्ड को फिर से देखने के लिए रोकने के लिए चिंतित हो सकता है। इस स्पष्टीकरण ने तथ्यों को इतनी अच्छी तरह से फिट किया और एलेक्स के परेशान दिमाग को कुछ सुकून मिला। पर चाय के समय वे फिर से असहज महसूस कर रही थी। इस विचार से जूझ रही थी कि गेरल्ड के जाने के बाद से उसकी शर्म की बात। लेकिन चाय के समय तक वे फिर से असहज महसूस कर रही थी। वे बहुत शर्मिंदा थी जेरल्ड के जाने के बाद। अंत में जब उसने खुद से बार बार कहा कि उसे जेरल्ड के ड्रेसिंग रूम को साफ करना चाहिए, तो वह ऊपर चली गई। वे अपने साथ एक डस्टर ले गई ताकि ये दिखावा किया जा सके कि वे सिर्फ एक अच्छी गृहिणी है। अगर मुझे इस बात पर यकीन था, उसने अपने आप को दोहराया, अगर केवल ये बात पक्की हो। उसे ये विश्वास करने की कोशिश की कि जेरल्ड ने अपने पिछले जीवन में एक महिला के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया होगा, लेकिन खुद को खोजने की इच्छा और मजबूत होती गई जब तक कि अंत में वे खुद को रोक नहीं पाई।
हालांकि उसे अपने बारे में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने दराजों की तलाशी ली, पत्रों, कागजों के पैकेट और यहाँ तक कि अपने पति के कपड़ों की जेबों के माध्यम से उसने शिकार किया। केवल 2 दराज उसके पास से बच गए, ड्रेसिंग टेबल के निचले दराज और लेखक डेस्क के छोटे दाहिने हाथ के दराज। दोनों बंद थे, लेकिन एलेक्स अब तक अपनी सारी शर्म खो चुकी थी। उसे यकीन था कि उन दराजों में से एक में उसे अतीत की इस काल्पनिक महिला से जुड़ा कुछ तो मिलेगा जो उसे पागल कर रहा था। उसे याद आया कि जेरल ने अपनी चाबियां लापरवाही से नीचे टेबल पर पड़ी छोड़ दी थी। वे उन्हें ऊपर ले आई और एक एक करके उनका परीक्षण करने लगी। तीसरी चाबी लेखक डेस्क की दराज में लगी। एलेक्स ने उत्सुकता से उसे खोला। वहां एक चेकबुक और कुछ पैसे थे। दराज के पीछे स्ट्रिंग के एक टुकड़े के पास बंधे अक्षरों का एक पैकेट था। डोरी खोलते वक्त एलेक्स की सांसें चल रही थी। फिर उसका चेहरा लाल हो गया और उसने पत्रों को वापस दराज में बंद कर दिया। पत्र उसके अपने थे, जो उसने जेरल्ड मार्टिन से शादी करने से पहले उसे लिखे थे। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल की ओर रुख किया। वह जो खोज रही थी उसे पाने की उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये महसूस करना चाहती थी कि उसने खोज को अधूरा नहीं छोड़ा था। एलेक्स इस बात से नाराज थी कि गैरल के गुच्छों में से कोई भी चाबी इस विशेष दराज में फिट नहीं थी, लेकिन उसने ठान लिया था। वे घर के अन्य कमरों में गई और अपने साथ चाबियों का एक गुच्छा वापस ले आई। अंत में उसे पता चला कि दूसरे कमरे में अलमारी की चाबी भी ड्रेसिंग टेबल की दराज से लगी हुई थी। उसने निचली दराज को खोला, लेकिन उसमें पुराने और गंदे अखबारों की कटिंग के रोल के अलावा और कुछ नहीं था। एलेक्स ने अधिक स्वतंत्र रूप से सांस ली, लेकिन उसने जल्दी से कटिंग को देखा, क्योंकि उसे ये जानने में दिलचस्पी थी कि गैरल्ड को किस विषय में इतनी दिलचस्पी थी कि उसने ये कटिंग रखी थी। वे लगभग 7 साल पहले के अमरीकी समाचार पत्रों से लगभग थे और उन्होंने चार्ल्स लेमेत्रे के मुकदमे के बारे में लिखा था। लेमेत्रे पर महिलाओं से उनके पैसे के लिए उनसे शादी करना और उनकी हत्या करने का संदेह था। उनके द्वारा किराए पर लिए गए मकानों में से एक के फर्श के नीचे एक कंकाल पाया गया था और जिन महिलाओं से उन्होंने शादी की थी उसमें से अधिकांश के बारे में फिर कभी पता न चला। उसने सबसे बड़ी कुशलता के साथ अदालत में अपना बचाव किया और अमेरिका के कुछ बेहतरीन वकीलों ने उसकी मदद की। अदालत हत्या के मुख्य आरोप को साबित करने में असमर्थ रही थी, लेकिन उसे कई छोटे आरोपों का दोषी पाया गया था और उसे जेल में डाल दिया गया था। एलेक्स को याद आया कि इस मामले को लेकर लोगों में कितनी उत्तेजना थी और फिर कुछ 3 साल बाद जब लेमेत्रे जेल से भाग गया था और वह कभी पकड़ा भी नहीं गया था। अंग्रेजी अखबारों ने पुरुष के चरित्र और महिलाओं पर उसकी अजीब शक्ति पर काफी विस्तार से चर्चा की थी। उन्होंने अदालत में उसके उत्साहजनक व्यवहार का वर्णन किया था और उसके हृदय की स्थिति के कारण होने वाली आकस्मिक अचानक बीमारियों का उल्लेख भी किया था। एक कटिंग में उसकी एक तस्वीर थी और एलेक्स ने उसे करीब से देखा। उसमें एक विचारशील दाढ़ी वाले सज्जन को दिखाया गया था। ये कौन था? ये चेहरे ने उसे कुछ याद दिलाया। अचानक एक झटके के साथ उसने महसूस किया कि ये तो खुद जेरल्ड है। आंखें उसकी वैसी ही थी। शायद इसी वजह से उन्होंने कटिंग रखी हुई थी। वे तस्वीर के पास वाले खाते को पढ़ने लगी। ऐसा लगता था कि लेमेत्रे की नोटबुक में कुछ तारीखें लिखी गई थी और ये सुझाव दिया गया था कि ये वे तारीखें थी जिन पर महिलाओं की हत्या हुई थी। अदालत में एक गवाह ने कहा था कि लेमेत्रे को उसकी बाई कलाई के अंदर एक
पुरानी चोट के निशान से पहचाना जा सकता है। एलेक्स ने कागजात गिरा दिए और खुद को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके पति की बाईं कलाई के अंदरूनी हिस्से पर निशान था। ऐसा लग रहा था कि कमरा उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। जेरल मार्टिन चार्ल्स लेमेत्रे थे। वह उसे जानती थी और उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। असंबद्ध तथ्य अचानक एक साथ फिट होते गए। घर के लिए जो पैसा दिया गया था वह सब उसका था और उसने अपने बाकी पैसे भी उसी पर भरोसा करके दे दिए थे। उसके सपने का भी अब एक अर्थ था, गहराई से। हालांकि वे कभी भी जानबूझकर इसे नहीं जानती थी। वे हमेशा गैरल मार्टिन से डरती थी। वे उससे बचना चाहती थी और अनजाने में डिक विंडीफोर्ड की मदद चाहती थी। यही कारण है कि उसने बिना किसी संदेह या अधिक विचार के सत्य को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया था। कुछ याद करते ही वे लगभग रो पड़ी। बुधवार रात 9 बजे घर के नीचे का कमरा, फर्श पत्थरों के साथ जिसे इतनी आसानी से उठाया जा सकता था। एक बार उसने पहले भी शव को फर्श के नीचे दबा दिया था और ये सब बुधवार की रात के लिए प्लान किया गया था। लेकिन क्या वह पागल था? अपनी नोटबुक में तारीख लिखकर बैठा था। गैरल ने हमेशा अपनी व्यावसायिक नियुक्तियों को लिखा। क्या उसने अंतिम समय में अपना विचार बदल दिया था? नहीं। उसे तुरंत एहसास हुआ, ओह, बूढ़ा जॉर्ज। वह अब अपने पति के बेकाबू गुस्से के फटने को समझ रही थी। निसंदेह उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को ये बताकर अपना मार्ग तैयार कर लिया था कि वे अगली सुबह लंदन जा रहे हैं। और तब जॉर्ज अप्रत्याशित रूप से काम पर आ गया था। उसने लंदन जाने का जिक्र किया और उसने कहा था कि यह कहानी असत्य है। उस रात उसकी हत्या करना बहुत जोखिम भरा होता अगर बूढ़ा जॉर्ज फिर से इस बात को दोहराता तो। लेकिन किस तरह वे बची? अगर वे उस छोटी सी बात का जिक्र ना करती तो? एलेक्स कांप उठी, लेकिन उसके पास समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। उसने जल्दी से कटिंग के रोल को दराज में बदल दिया, उसे बंद कर दिया और उसे बंद करके वे जम सी गई। उसने बगीचे के गेट का शोर सुना। उसका पति वापस आ गया था। एक पल के लिए भी एलेक्स नहीं हिली और वे धीरे से खिड़की की ओर चली, पर्दे के पीछे से बाहर देखने लगी। हाँ, ये उसका पति था। वे अपने आप में मुस्कुरा रहा था और एक छोटा सा गीत गा रहा था। उसने अपने हाथ में एक ऐसी वस्तु पकड़ रखी थी जिसने उसके दिल की धड़कन को लगभग बंद ही कर दिया। ये एक नया फावड़ा था। एलेक्स तुरंत समझ गई, आज रात। लेकिन अभी भी मौका था। गैरल्ड अभी गा रहा था। घर के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। उसने इंतजार नहीं किया। वे सीढ़ियों से नीचे भागी और घर से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वे सामने के दरवाजे से बाहर आई, उसका पति घर के दूसरी तरफ से फिर से प्रकट हो गया। ओह, हेलो, तुम इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो? एलेक्स ने हमेशा की तरह शांत रहने की पूरी कोशिश की। उसका अवसर फिलहाल के लिए चला गया था, लेकिन बाद में वे फिर आएगा यदि उसने ध्यान रखा और उसे संदेह न होने दिया। शायद अब भी मैं सड़क के अंत तक मैं सड़क के अंत तक और पीछे चलने वाली थी। उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो कमजोर और अपने कामों को कुछ अनिश्चित सी लग रही थी। ठीक है, गैरल ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। नहीं, प्लीज गैरल्ड, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं अकेले जाना पसंद करूंगी। उसने उसे करीब से देखा। उसने सोचा कि उसने उसकी आंखों में संदेह की चमक देखी है। क्या बात है एलेक्स, तुम पीली हो रही हो?
तुम कांप रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। उसने खुद को मुस्कुराने और आत्मविश्वास से भरे होने के लिए मजबूर किया। मेरे सिर में कुछ दर्द है, टहलने से ठीक हो जाएगा। गैरल ने हंसते हुए कहा। ठीक है, पर यह अच्छा नहीं। तुम मुझे नहीं चाहती, मैं आ रहा हूं, तुम चाहो या ना चाहो। उसने अब और विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अगर उसे संदेह था तो वे जानती है, एक प्रयास के साथ वे अपने सामान्य तरीके से कुछ हासिल करने में कामयाब रहेगी। लेकिन वे असहज महसूस कर रही थी। वे उसे अपनी आंख के कोने से बार बार देख रहा था, जैसे कि उसका संदेह अभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। जब वे घर लौटे तो उसने उसे लेटा दिया और उसकी देखभाल किसी प्रेमी पति की तरह करने लगा। एलेक्स को ऐसा लगा जैसे वे अपने हाथों और पैरों को बांधे हुए जाल में फंस चुकी है। वे उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। वे उसके द्वारा पहले से तैयार किया गया साधारण ठंडा व्यंजन लाने में उसकी मदद कर रहा था। वह अब जानती थी कि वह अपने जीवन के लिए लड़ रही है। वह इस आदमी के साथ अकेली थी, मदद मीलों दूर थी और वह पूरी तरह उसके वश में थी। उसका एकमात्र मौका उसके संदेह को शांत करने का था, ताकि वे उसे हॉल में टेलीफोन तक पहुंचने और मदद के लिए बुलाने के लिए काफी देर तक अकेला छोड़ दे। अब बस यही उसकी उम्मीद थी। उसके पास आशा का एक क्षण था, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी योजना को पहले ही छोड़ दिया था। वे उसे बता रही थी कि उस शाम डिक विंडीफोर्ड उनसे मिलने आ रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि ये तो बेकार होगा। हत्यारों को दूसरी बार नहीं रोका जा सकता। उसके शांत व्यवहार में एक दृढ़ संकल्प था, जिसने उसे डर से बीमार महसूस करवा दिया। वे बस उसकी तुरंत हत्या कर देगा और डिक विंडीफोर्ड को एक कहानी के साथ फोन करेगा कि उन्हें कहीं दूर जाना पड़ रहा है। ओह, अगर डिक विंडीफोर्ड आज शाम घर आ जाता। अगर डिक उसके दिमाग में अचानक ख्याल आया। उसने अपने पति की ओर गौर से देखा कि वे समझ जाएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। अब जबकि उसने एक योजना बना ली थी, उसकी हिम्मत लौट आई और वह फिर से स्वाभाविक रूप से व्यवहार करने में सक्षम हो गई। उसने कॉफी बनाई और वे उसे बाहर ले गई, जैसे वे हमेशा करते थे जब एक अच्छी शाम होती थी। ओह हाँ, गैरल ने अचानक कहा, हम उन तस्वीरों को डेवलप नहीं करेंगे? एलेक्स का खून ठंडा पड़ गया, लेकिन उसने बस जवाब दिया, क्या तुम अकेले नहीं संभाल सकते? मैं थक गई हूं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह मुस्कुराया, और मैं तुमसे वादा कर सकता हूं कि उसके बाद तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी। शब्द उसे बहुत मनोरंजक लग रहे थे। एलेक्स ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अब अपनी योजना पूरी करनी थी। मैं बस कसाई को फोन करने जा रही हूं, उसने उससे कहा। कसाई? रात के इस समय? ओह बिल्कुल, उसकी दुकान बंद है, लेकिन मैं उसे घर पर रिंग कर सकती हूँ। कल शनिवार है और मैं उसे सप्ताह के अंत के लिए कुछ मांस लाने के लिए कहना भूल गई। बेचारा बूढ़ा, मेरे लिए कुछ भी करेगा। वे अपने पीछे का दरवाजा बंद करते हुए तेजी से घर में दाखिल हुई। उसने गैरल्ड को ये कहते हुए सुना, दरवाजा बंद मत करो, और खुशी से उत्तर दिया, क्या तुम्हें डर है कि मैं कसाई से प्यार भरी बातें करने जा रही हूं? जैसे ही वे अंदर थी, उसने फोन उठाया और ट्रैवलर्स आर्म्स का नंबर मांगा। वे तुरंत जुड़ गई। मिस्टर विंडफोर्ड, क्या वे अभी भी वहां हैं? क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा खुला और उसका पति हॉल में आया। चले जाओ गैरल्ड, उसने गुस्से से कहा। जब मैं टेलीफोन कर रही होती हूं तो
मुझे किसी का इस तरह मेरी बातें सुनने से नफरत है। वह बस हंसा और एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये वास्तव में कसाई ही है जिसे आप टेलीफोन कर रही हैं? वो हंसा। एलेक्स को अब असली आतंक महसूस होने लगा। उसकी योजना विफल हो रही थी। 1 मिनट में डिक विंडीफोर्ड फोन पर आ जाएगा। क्या उसे जोखिम लेना चाहिए और मदद के लिए रोना चाहिए? उसकी चिंता में उसने फोन के एक बटन को ऊपर और नीचे दबाना शुरू कर दिया और तुरंत एक और योजना उसके दिमाग में कौंध आई। जब बटन दबाया जाता था तो दूसरे छोर पर आवाज नहीं सुनी जा सकती थी, लेकिन जब ये ऊपर था तो वह दूसरी तरफ का आदमी आवाज सुन सकता था। ओह, ये मुश्किल होगा, उसने मन ही मन सोचा। मुझे शांत रहना चाहिए, सही शब्दों के बारे में सोचना चाहिए और एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकती हूँ। मुझे करना होगा। और उस समय उसने लाइन के दूसरे छोर पर डिक विंडीफोर्ड की आवाज़ सुनी। एलेक्स ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, मिसेस मार्टिन स्पीकिंग, फिलोमेल कॉटेज से। कृपया आओ। उसने बटन को धक्का दिया। कल सुबह 2 लोगों के लिए मेमने का एक अच्छा कट। बटन ऊपर। ये बहुत ज़रूरी है। बटन डाउन। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको मेरी इतनी देर से फ़ोन करने पर आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मास्क वास्तव में। बटन अप। जीवन या मृत्यु। बटन डाउन का मामला है। बहुत अच्छा, कल सुबह। बटन अप। जितनी जल्दी हो सके। उसने रिसीवर बदल दिया और अपने पति का सामना किया। सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। ओह, तो इस तरह आप अपने कसाई से बात करती हैं? कैरल ने कहा। ये एक महिला की अदा है, एलेक्स ने हल्के से कहा। वे उत्तेजना से कांप रही थी। उसे कुछ भी संदेह नहीं हुआ था। डिक आएगा, भले ही वे ना समझे। वे बैठक के कमरे में चली गई और बत्ती बुझा दी। गैरल्ड ने उसका पीछा किया। तुम्हारा स्वास्थ्य अब काफी अच्छा लग रहा है, उसने कहा। हाँ, मेरा सिरदर्द दूर हो गया है, एलेक्स ने कहा। वे अपनी सामान्य सीट पर बैठ गई और अपने पति को देखकर मुस्कुराई, क्योंकि वे उसके सामने अपनी कुर्सी पर गिर गया था। वे बच गई। 8:25 हो गए थे। डिक 9 बजे से पहले जरूर पहुंच जाएगा। कैरल ने शिकायत की, तुमने मुझे जो कॉफी दी थी वह मुझे पसंद नहीं आई। इसका स्वाद बहुत कड़वा था। मैंने कुछ नया आविष्कार करने की कोशिश की थी। अगर आपको पसंद नहीं आई तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी। एलेक्स ने कुछ सिलाई उठाई। कैरल ने अपनी किताब के कुछ पन्ने पढ़े। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा और उसे दूर रख दिया। 8:30 बजे। नीचे जाकर काम शुरू करने का वक्त आ गया है। एलेक्स की उंगलियों से सिलाई फिसल गई। ओह, अभी नहीं। चलो 9 बजे तक प्रतीक्षा करें। नहीं माय डियर, 8:30 बजे, यही वे समय है। लेकिन मैं 9 बजे तक इंतजार करना पसंद करूंगी। एलेक्स ने उसकी ओर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें उत्तेजना से चमक रही थी। उसकी जीभ उसके सूखे होंठों पर चलती रही। उसने अब अपनी उत्सुकता को छिपाने की कोशिश की। एलेक्स ने सोचा, ये सच है, अब वे इंतजार नहीं करेगा। वे वास्तव में पागल है। उसने एलेक्स को खींचा। अब चलो भी, या मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। वह तेज बोलता था, लेकिन उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो भयानक थी। बड़ी कोशिश से उसने उसे दूर धकेल दिया और खुद को दीवार के खिलाफ दबा लिया। वे असहाय थी। वे दूर नहीं जा सकती थी। वे कुछ नहीं कर सकती थी और वह उसकी ओर आ रहा था। अब एलेक्स। नहीं, वह जोर जोर से रोई। उसने अपने हाथों से उसे दूर रखने की पूरी कोशिश की। जेरल्ड, प्लीज रुको,
मुझे आपको कुछ बताना है, कुछ बहुत ज़रूरी। उसने ज़रूरी पर बहुत ज़ोर दिया। उसने दिलचस्पी दिखाई। तभी उसके चेहरे पर गुस्से के भाव दिखाई दिए। ओह, तो कोई पूर्व प्रेमी? मुझे ऐसा लगा ही था। नहीं, एलेक्स ने कहा, कुछ और। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुनेंगे। हाँ, आप इसे अपराध कह सकते हैं। उसने तुरंत देखा कि उसने सही बात कही, क्योंकि वो अब उस पर ध्यान दे रहा था। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, उसकी हिम्मत उसके पास लौट आई। उसने महसूस किया कि वह फिर से स्थिति पर नियंत्रण पा रही है। बेहतर होगा कि तुम फिर से बैठ जाओ, उसने चुपचाप कहा। वह खुद कमरे में एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गई। वह झुकी और अपनी सिलाई उठाई। मैंने तुमसे कहा था, उसने धीरे से कहा, कि मैं 15 साल से सचिव रही हूं। ये पूरी तरह सच नहीं था। मैं उस समय तक सचिव नहीं थी। जब मैं 22 साल की थी तब मेरी मुलाकात एक काफ़ी बूढ़े आदमी से हुई, जिसके पास बहुत संपत्ति थी। उसे मुझसे प्यार हो गया और उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा। मैंने स्वीकार किया और हमने शादी कर ली। वह रुकी। मैंने उसे अपने नाम पर जीवन बीमा कराने के लिए राजी किया। उसने देखा कि उसके पति के चेहरे पर अचानक रुचि दिखाई दे रही थी और वह और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ बोलने लगी। युद्ध के दौरान मैंने एक अस्पताल में कुछ समय के लिए काम किया था। वहां मैंने सभी प्रकार के जहरों के बारे में जांच की थी। इसमें कोई शक नहीं कि गेरल्ड अब बहुत दिलचस्पी ले रहा था। एक हत्यारे की हत्या में रुचि होना निश्चित ही था। उसने उस पर एक मौका लिया था और वह सफल रही थी। उसने जल्दी से एक घड़ी की तरफ देखा। 9 बजने में अभी 25 मिनट थे। एक जहर, थोड़ा सफेद पाउडर, जिसकी थोड़ी सी मात्रा मौत का कारण बनती है। शायद आप उस जहर के बारे में कुछ जानते होंगे? उसने कुछ चिंता के साथ सवाल किया। अगर उसने किया तो उसे सावधान रहना होगा। नहीं, गैरल ने कहा, मैं उनके बारे में बहुत कम जानता हूं। उसे बड़ी राहत मिली। शायद हायोसाइन नामक जहर के बारे में आपने सुना होगा। मैं जिस विष के बारे में बात कर रही हूं वह कुछ उसी तरह काम करता है, लेकिन बाद में शरीर में इसका कोई संकेत नहीं मिलता। एक डॉक्टर का मानना होता है कि दिल विफल हो गया, यानी कि हार्ट फेलियर हो गया, और मैं इस जहर की थोड़ी सी मात्रा चुरा कर ले आई। वे रुक गई। ठीक है, आगे कहो, मुझे डर नहीं लग रहा। मैं और सुनना चाहता हूं। तो हमारी शादी को 1 महीना हो गया था और मैं अपने बूढ़े पति के लिए बहुत अच्छी थी। चूंकि उनके सभी पड़ोसियों के लिए मैं एक प्रशंसा का विषय थी, इसीलिए हर कोई जानता था कि मैं कितनी सभ्य पत्नी थी। मैं हर शाम उसकी कॉफ़ी बनाती और एक शाम जब हम अकेले थे, मैंने उसके प्याले में थोड़ा सा जहर डाल दिया। एलेक्स रुकी और ध्यान से उसने सुई को फिर से पिरोया। उसने अपने जीवन में कभी अभिनय नहीं किया था, लेकिन इस समय वे दुनिया की महानतम अभिनेत्री जितनी अच्छी थी। वे वास्तव में एक निर्दयी विष का अंश जी रही थी। ये बहुत ही शांतिपूर्ण था। मैं बैठकर उसे देखती रही। एक बार उसने थोड़ा सा खांसा और कहा कि उसे हवा चाहिए। मैंने खिड़की खोली। फिर उसने कहा कि वह अपनी कुर्सी से हिल नहीं पा रहा और अंत में वो मर गया। वह रुकी, मुस्कुराई। 9:15 बज रहे थे। निश्चित रूप से वो जल्द ही अब आने वाले थे। गैरल ने कहा, तो कितना मिला?
क्या उसने अपने जीवन का बीमा करवाया था? लगभग 2000 पाउंड। पर मैंने उसे लापरवाही से खो दिया और फिर मैं वापस अपने ऑफिस में चली गई। लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा वक्त तक रुकने वाली नहीं थी और फिर मैं एक और आदमी से मिली। उसे नहीं पता था कि मेरी शादी पहले हो चुकी है। वो एक छोटा आदमी था, काफ़ी अच्छा दिखने वाला, और उसके पास काफ़ी पैसा था और हमने चुपचाप शादी कर ली। वे अपने जीवन का बीमा नहीं कराना चाहता था, लेकिन अगर वे मर गया तो निश्चित रूप से उसका पैसा मेरा हो जाता। उसने मुझे पसंद किया। मैं अपने पहले पति की तरह ही कॉफ़ी बनाऊं। एलेक्स सोच समझकर मुस्कुराई और सरलता से कहा, मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। और जिस गांव में हम रह रहे थे वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे। उन्हें मेरे लिए बहुत अफसोस हुआ जब एक शाम को पता चला कि मेरे दूसरे पति की अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई है। वास्तव में डॉक्टर मुझे पसंद नहीं करता था। मुझे नहीं लगता कि उसे मुझ पर शक था, लेकिन वह निश्चिंत रूप से मेरे पति की अचानक मौत पर बहुत हैरान था। और इस बार मुझे लगभग 4000 पाउंड मिले थे, पर इस बार मैंने उन्हें बचा लिया था। तो आप देख रहे हैं। और फिर वे रुकी। कैरल मार्टिन एक हाथ मिलाते हुए उसकी ओर इशारा कर रहा था और दूसरे से अपना गला पकड़ रहा था। कॉफी? वो कॉफी थी? उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मैं अब समझ गया, वो इतनी कड़वी क्यों थी। तुम शैतान, तुमने मुझे जहर दिया है। उसके हाथों ने कुर्सी की बाहों को पकड़ लिया। वे उस पर कूदने के लिए तैयार था। एलेक्स चिमनी के पास खड़े होकर उससे दूर चली गई। वे बुरी तरह डर गई। उसने उसे सच बताने के लिए अपने होंठ खोले और फिर वे रुक गई। एक और मिनट, वे उस पर हमला कर देगा। हाँ, उसने कहा, मैंने तुम्हें जहर दिया है। जहर पहले से ही काम कर रहा है और इस समय आप अपनी कुर्सी से हिल नहीं सकते। आप हिल नहीं सकते। बस कुछ मिनट और वे उसे किसी तरह रोक सके। आह, ये क्या है? सड़क पर कदमों की आवाज सुनी। उसने बगीचे के गेट का शोर सुना। वे बाहर के रास्ते पर कदम रख रहे थे और बाहरी द्वार खुल रहे थे। तुम हिल नहीं सकते, उसने फिर कहा और फिर वे उसके पीछे से फिसल गई और कमरे में गिर पड़ी। बेहोश होकर डिक विंडीफोर्ड की बाहों में चली गई। अरे एलेक्स, वे जोर से चिल्लाया। फिर वे अपने साथ उस आदमी की ओर मुड़ा जो एक लंबा मजबूत पुलिस वाला था। जाओ देखो उस कमरे में क्या हो रहा है। उसने एलेक्स को ध्यान से एक कुर्सी पर लेटा दिया और उसके ऊपर झुक गया। ओह मेरी प्यारी एलेक्स, उसने धीरे से कहा, बेचारी, ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? उसकी पलकें एक बार फिर हिली। उसने अपने होठों से उसका नाम फुसफुसाया। पुलिस वाले ने लौटकर डिक की बाह को छुआ। उस कमरे में कुछ भी नहीं है। एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है। हाँ, लगता है जैसे उसे किसी तरह का बुरा झटका लगा है। और हाँ, वो मर चुका है। एलेक्स की आवाज सुनकर वे अचानक हैरान रह गए और उसने कहा जैसे वे सपने में थी, वो मर गया?